चलो सबसे पहले तो बता दो कि कोई डिस्कशन अपना बाकी है, कंप्लीट है सारा, कोई कुछ पेंडिंग नहीं है। बहुत बढ़िया। अब एसी में कहां तक हो गया बताओ आप। ये क्या मिला है, टॉपिक एनहेंसमेंट प्रोग्राम क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक के मिलेंगे? बाकी टॉपिक के नहीं मिले भाई? मिलेंगे वो तो सभी के मिलेंगे, फिर इसका मतलब वो धीरे धीरे प्रिंट हो देंगे ना, तो सारे टॉपिक के दिए जाएंगे फिर तो। इसमें आंसर्स नहीं है क्या? ये मेरे को भी नहीं पता यार, इसका क्या होगा। ठीक है, लो जो भी है देखते हैं। तो एसी में कहां तक हो गया था अपना? क्वेश्चंस अपने चल रहे थे ना, और मैंने एवरेज वैल्यू तक, आरएमएस वैल्यू तक अपना काम हो गया था। ठीक है, चले बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप लोग एक हेडिंग लिख दें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेडिंग लिख दे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और टेबल बना रहा हूं मैं, बोर्ड से देख के आप सब लोग बनाएंगे साथ में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अभी समझाता हूं, फिर एक साथ पहले आप इसको लिख लो या तो फिर एक साथ समझता है ना। फर्स्ट लाइन क्या लिखी है, कहां पर? ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट नहीं, पहले क्लास किसकी थी आप इसके? तो पीएफ सर की थी क्या? अच्छा ठीक है। लास्ट क्लास थी? क्यों, कहाँ चले गए अब? जूलॉजी खत्म, पूरी खत्म? अब क्या चलेगा जो? मेरे को नहीं आती है, मैं 12th ही पढ़ा था बस, 10th के बाद सीधा 12th, 11 नहीं पढ़ा था मैं। क्या हो गया? क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं दी। 5 के बाद सीधा अच्छा चलो एक बात बताओ, आप लोग 11 पढ़े हो ना? 11 का पूछता हूँ तो कुछ बता पाते हो तुम लोग? तो पढ़ के भी क्या कर लिया तुम लोगों ने 11 से, बताओ पहले तो मुझे। नहीं पढ़ी मैं, सीधा
अच्छा, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, टाइम अलग से मिलेगा नहीं इसको बनाने के लिए। तो अगर तुम्हें सोच रहे हो ना कि आराम से पहले थोड़ी देर बातें बातें कर लेते हैं, उसके बाद आराम से लिख लेंगे, तो टाइम मिलेगा नहीं इसको लिखने के लिए आपको। बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, जहां तक लिखा है रुक जाओ। अब बोर्ड पे देखना शुरू करो आप लोग। देखें, ये तो मैं आपको बता ही दिया कि अपने पास में दो तरह के सिग्नल है, एसी और डीसी। याद है आपको? अच्छा देखो, जो एसी सिग्नल्स हैं और डीसी सिग्नल्स हैं, तो इनको मेजर करने के लिए भी दो तरह के मीटर है ना। जो डीसी सिग्नल्स हैं उनको डीसी मीटर से मेजर करेंगे, और एसी सिग्नल्स को एसी मीटर से मेजर करेंगे। ठीक है। अच्छा याद करो, अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर गैलेनोमीटर पढ़ते थे। गैलेनोमीटर क्या काम करता है वो तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, और कैसे काम करता है ये मैग्नेटिज्म में पढ़े थे। पूरा नाम था मूविंग कोइल गैलेनोमीटर। याद है आपको? उसका मैंने वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझाया था, किस तरह से काम करता है वो। याद है आपको थोड़ा सा? उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि देखो, दो मैग्नेटिक पोल्स रहते हैं, और दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कोइल को सस्पेंड करता है, उसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है, और कोइल में जब करंट फ्लो होती है तो कोइल पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से वो कोइल क्या करती है, रोटेट करती है। और कोइल जब रोटेट करती है तो उसके साथ जो पॉइंटर अटैच है वो भी रोटेट करता है। अच्छा, और उसके रोटेट करने से उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। जब रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क आपस में बराबर हो जाएंगे तो कोइल रुक जाएगी, और कोइल अगर रुक जाएगी तो पॉइंटर भी रुक जाएगा। और पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद है आपको? उस समय जो करंट हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सी करंट थी, एसी या डीसी? डीसी करंट थी। एसी तो अभी पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने। एसी का तो नाम ही पहली बार पता है कब आया? पीरियोडिक ईएमआई के अंदर। पीरियोडिक ईएमआई के पहले जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे थे सब कुछ डीसी था। पीरियोडिक ईएमआई में हमने जाना कि यार एसी को किस तरह से प्रोड्यूस करता है। तो एसी को प्रोड्यूस करने के लिए कोइल को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख के रोटेट करेंगे ना, तो एसी प्रोड्यूस होता है। याद है आपको? तो देखो, वहां पर जो करंट मेजर हो रही थी, उस गैलेनोमीटर से जो करंट मेजर हो रही थी, जो वोल्टेज मेजर हो रहा था, वो कौन सा करंट और वोल्टेज मेजर हो रहा था? डीसी वोल्टेज या डीसी करंट वहां पर मेजर हो रहा था, तो उसको डीसी मीटर बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? और वो मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? तो जो गैलेनोमीटर आप पढ़ रखे हो पहले, वो मूविंग कोइल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक कोइल को हैंग करके रखते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। करंट फ्लो करने से उसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से कोइल रोटेट हो रही है, और रोटेट होने से उसमें डिफ्लेक्शन आता है, और डिफ्लेक्शन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, डिफ्लेक्शन और करंट ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच में जो स्केल होगा, जो रिलेशन होगा, वो लीनियर स्केल है ना। लीनियर रिलेशन है, तो लीनियर स्केल यहाँ पर 5 और आई में बनने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जो डीसी मीटर होते हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। करंट के कौन से इफेक्ट पर? करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तब जाकर उस कोइल पर मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा। याद है आपको? तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है करंट के पे। ठीक है। और याद रखना, जो डीसी मीटर होता है ना, वो एवरेज वैल्यू रीड करता है हमेशा। कौन सा वैल्यू? डीसी मीटर हमेशा एवरेज वैल्यू को रीड करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब एसी मीटर, एसी मीटर के अंदर क्या फंडा होता है? एसी मीटर का फंडा कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर एक वायर होता है, करंट फ्लो करने पर उस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है। करंट फ्लो करने पर क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट के बेसिस पे डिफ्लेक्शन आता है। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में तो क्या होता है, करंट के बेसिस पे डिफ्लेक्शन आता है, और हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो एसी मीटर होते हैं, उनमें हीट के बेसिस पे डिफ्लेक्शन आता है। मतलब डिफ्लेक्शन हीट के प्रोपोर्शनल है, कम हीट कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा हीट ज्यादा डिफ्लेक्शन। हीट नहीं बनेगी तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? हीट के। और आप लोग जानते हैं हीट को आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं, तो जब डिफ्लेक्शन हीट के प्रोपोर्शनल है तो डिफ्लेक्शन आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर या नॉन लीनियर रिलेशन? नॉन लीनियर रिलेशन। तो अपन ने बोलेंगे यहाँ पर जो स्केल बनेगा वो नॉन लीनियर स्केल बनेगा।
ठीक है। अच्छा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को जो एसी मीटर्स होते हैं, एसी को मेजर करने वाले जो मीटर्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं? और ये हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं। दूसरी बात, ये आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। कौन सी वैल्यू? अब एक चीज बताओ आप लोग, वोल्टेज में, करंट में अगर बात करें, जो एसी करंट है एसी वोल्टेज की बात करें, तो देखो पिछली क्लास तक अपन ने एवरेज वैल्यू निकालना पड़ लिया। इक्वेशन देकर पीक वैल्यू लिखना आप जानते ही हो, साइन या कोस के आगे जो लिखा रहेगा वो पीक वैल्यू होती है, तो पीक वैल्यू लिखना आप जानते हो। आरएमएस वैल्यू निकालना पिछली क्लास में पढ़ लिया, एवरेज वैल्यू निकालना पिछली क्लास में पढ़ लिया, यस और नो? तो देखो एसी सिग्नल में, जैसे मान लो मैंने कोई इक्वेशन लिख के दी, सपोज मैंने आपको इक्वेशन लिख दी आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी, आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से मैं करंट का आरएमएस वैल्यू दे सकता हूं आपको निकाल के, करंट का पीक वैल्यू दे सकता हूं, करंट का मैं एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ में दे सकता हूं, नेगेटिव हाफ में दे सकता हूं, फुल साइकिल के लिए भी दे सकता हूं, पता है आपको? अच्छा, तो देखो, तो एसी सिग्नल्स में अलग अलग तरह की वैल्यूज होती है, एवरेज वैल्यू होती है, मीन, इसमें आरएमएस वैल्यू भी होती है, इसके अंदर अपने पीक वैल्यू भी होती है, अलग अलग तरह की वैल्यू होती है। अच्छा, जब अपने बोलते हैं ना कि अपने घर में 220 वोल्ट एसी आ रहा है, तो ये कौन सा वोल्टेज है? आरएमएस। मैंने बताया था कि देखो, अब 220 एवरेज वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है? याद रखना, जब भी एसी के अंदर करंट या वोल्टेज आपको दिया जाएगा तो हमेशा आरएमएस दिया जाएगा, या अगर पूछा भी जाएगा तो हमेशा आरएमएस पूछा जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूं इन एसी सर्किट करंट इज 5 एम्पियर, इन एसी सर्किट करंट इज 5 एम्पियर, करंट का वैल्यू अगर 5 एम्पियर दे रखा तो वो पीक वैल्यू दे रखा कि आरएमएस वैल्यू? याद रखना, बाय डिफॉल्ट वो हमेशा आरएमएस वैल्यू कंसिडर होगा। बोलो क्लियर है? और किसी क्वेश्चन में पूछा फाइंड करंट इन द सर्किट, एसी सर्किट की बात हो रही है ना, फाइंड करंट इन द सर्किट, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा निकालना है? आरएमएस वैल्यू निकाल कर लाना है आपको। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोलता हूं इन एसी सर्किट पीक करंट इज 5 एम्पियर, अब ये पी के मानना है, पीक लिख दिया तो पी के मानना है, जब तक कुछ नहीं लिखे तब तक आरएमएस मानना है, और जो लिख दिया फिर वो मान लेना है। बात समझ में आएगी ना? क्लियर है बात? तो याद रखना, जो एसी मीटर होते हैं वो हमेशा आरएमएस रीड करते हैं, और जो डीसी मीटर होते हैं हमेशा वो एवरेज रीड करते हैं। ठीक है ना? डीसी सिग्नल्स को मेजर डीसी मीटर से करेंगे, एसी सिग्नल को मेजर हम एसी मीटर से करेंगे। चलो, अब इसके अंदर कुछ बातें बनाते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एसी सिग्नल है, आई का सिग्नल है, करंट की इक्वेशन है आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी, करंट इक्वेशन है मान लो। मैं आपसे बोलता हूं क्या इस करंट को मैं अगर डीसी मीटर से मेजर करता हूं, करंट की इक्वेशन क्या है? आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी। ये करंट अगर मैं डीसी मीटर से मेजर करूं तो डीसी मीटर मुझे क्या रीडिंग देगा? डीसी मीटर क्या रीडिंग देगा बताओ आप? आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी को अगर मैं डीसी मीटर से मेजर करूं तो क्या रीडिंग देगा? डीसी मीटर इस बात को नहीं जानता आप उससे एसी रीड करवा रहे हो कि डीसी रीड करवा रहे हो, वो एक ही चीज जानता है, जो भी आप उसमें सिग्नल लगाओगे उसका एवरेज निकालना जानता है। वो तो क्या निकालना जानता है? एवरेज। तो बोलो एवरेज कितना होगा? 0। एसी सिग्नल का एवरेज 0 होता है। पिछली क्लास में तो बताया ना यार, नहीं बताया था क्या? बताओ। एसी सिग्नल का एवरेज 0, बाय डिफॉल्ट टाइम इज फुल साइकिल। बाय डिफॉल्ट टाइम जो कंसिडर करोगे, क्या फुल साइकिल कंसिडर करोगे? तो टाइम अगर फुल साइकिल कंसिडर करोगे तो बोलो एसी सिग्नल का फुल साइकिल के लिए एवरेज कितना होता है? तो बताओ, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या इस सिग्नल को डीसी मीटर से मेजर करा सकते हो? अच्छा, डीसी मीटर पर अगर आपने इस सिग्नल को डीसी मीटर से अगर रीड करा तो डीसी मीटर क्या रीडिंग देगा? बिकॉज डीसी मीटर रीड्स एवरेज वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू फॉर आई नॉट, एवरेज वैल्यू फॉर 5 साइन ओमेगा टी इज 0। बोलो क्लियर है? अच्छा, आई इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी को अगर आप एसी मीटर से रीड करोगे तो क्या रीडिंग देगा? क्या रीडिंग देगा? 5/√2। ये बात समझ में आई? अच्छा, आई बराबर 5 एम्पियर, आई बराबर, चलो मैं ना इसी बात को ना क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूँ ना। आप लोगों ने लिख दिया क्या? लिख दो अगर नहीं लिखा हो तो, और ये लिख दिया हो तो फिर जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो साथ में लिखो। फाइंड रीडिंग ऑफ मीटर्स, है ना?
चलिए बोर्ड पे देखें आप सब लोग। देखो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने एक। अच्छा यहाँ पर देखो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने 3 इक्वेशन ले ली करंट की। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन आई बराबर 5 है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? मैंने बोला कि इस करंट के लिए डीसी मीटर क्या रीडिंग देगा? क्या रीडिंग देगा? क्या 5 देगा? बस दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए अपने, डीसी मीटर की रीडिंग पूछी मतलब एवरेज वैल्यू निकालो, और एसी मीटर की रीडिंग पूछी मतलब आरएमएस निकालो। अब पिछली क्लास तक मैंने आपको आरएमएस और एवरेज दोनों निकालना सिखाया था। चलो बराबर आई बराबर 5 एम्पर का एवरेज कौन निकाल सकता है? ये करंट कांस्टेंट या वेरिएबल? और कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या कांस्टेंट ही होगा ना? कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा? अगर करंट हमेशा 5 एम्पेयर है तो इसका एवरेज भी 5 है। तो डीसी मीटर की रीडिंग अगर चाहिए तो इसका एवरेज वैल्यू निकाल दो, तो बोलो एवरेज वैल्यू कितना? 5 है। अच्छा एसी मीटर की रीडिंग चाहिए तो आरएमएस निकाल लो इसका। कितने बच्चे इसका आरएमएस निकाल के ला सकते हैं बताओ? आरएमएस निकालने के लिए बोलो क्या करेंगे? पहले स्क्वायर। स्क्वायर कितना? 25। फिर 25 का मीन 25, 25 का रूट 5। क्या बोलो, क्या इसका आरएमएस 5 आ जाएगा ना? तो आरएमएस 5। अब एक चीज इधर देखो आप लोग, ये डीसी करंट है ना? डीसी करंट को आपने डीसी मीटर से मेजर करा 5, डीसी करंट को एसी मीटर से मेजर करा तो भी 5। मतलब एसी मीटर कैन मेजर बोथ एसी एंड डीसी। अरे ये भी, ये एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं यहां से। एसी मीटर कैन मेजर बोथ एसी एंड डीसी। ये एसी मीटर डीसी को भी मेजर कर लेता है और ये एसी को भी मेजर कर लेता है। कितने बच्चों की बात समझ में आती है? बोलो क्लियर है ना? अच्छा जैसे आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी, आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी। अच्छा डीसी मीटर से क्या मेजर होता है? एवरेज। तो 5 साइन ओमेगा टी का एवरेज 0। अच्छा ये क्या मेजर करता है? आरएमएस। तो 5 साइन ओमेगा टी का आरएमएस बोलो क्या 5/√2 एम्पियर। डीसी मीटर क्या मेजर करेगा इसका अगली का? एवरेज। एवरेज निकाल सकते हो? 3 का एवरेज 3, 4 साइन का 0, इसका इसका एवरेज क्या 3 एम्पियर आ गया? अच्छा बताओ इसका आरएमएस कौन कौन निकाल के दे सकते हो? आरएमएस मैंने पिछली क्लास में लिखाया था ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। याद करो इसका जो आरएमएस वैल्यू था √ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय। अगर ये फंडा लगाते हो तो आंसर आता है √17 एम्पियर। ये कॉन्सेप्ट लगाओगे √17 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका। ये हटा सकता हूँ ये वाला।
जहां तक पढ़ा देंगे टेस्ट के पहले। इस बार वाकई में ना जहां तक पढ़ाऊंगा वहीं तक आएगा, इस बार तो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल पूरा जहां तक पढ़ा लेंगे। अच्छा कहां से आएगा ये पूछ रहे हो? ईएमआई से आएगा ना, ईएमआई स्टार्टिंग से आएगा, और जहां तक पढ़ा देंगे टेस्ट के पहले वहीं तक आएगा इस बार। जहां तक पढ़ा देंगे वो टेस्ट के पहले ही पता चलेगा आपको। ये तो मेरे को भी नहीं पता, नहीं पता मेरे को। पता होगा तो भी नहीं बता रहा मैं तो। क्यों बताऊं? तुम लोग वेटेज के हिसाब से पढ़ते हो, सारा ही पढ़ना है। हाँ यहाँ पे ये अभी बोलूंगा ना, अभी तो समझाया काम नहीं है। मेरी राइटिंग बिना समझे समझ में नहीं आती है, हो सकता है बाद में भी नहीं समझ में आए, बिना समझाए तो समझ में मुश्किल है सर। चलो कोई बात, अभी मैं बोलूंगा जब समझ में आएगा, है ना। इधर देखो आप लोग, चले देखें। अब लिखा है मैंने फेज डिफरेंस। देखो अब यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। अब आगे की तैयारी करना है अपन इसमें। देखो यहाँ पर आपको एक वोल्टेज इक्वेशन रहेगी और एक करंट इक्वेशन आपको दी रहेगी, है ना। किस किस की इक्वेशन रहेगी? एक वोल्टेज की और एक करंट की। बोलो क्लियर है? एक रैंडम इक्वेशन लिख दी, जैसे मैंने वोल्टेज इक्वेशन लिख दी वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। बोलो वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव वन। साइन या कोस के साथ जो एंगल लिखा रहता है वो फेज होता है ना। ठीक है, तो वोल्टेज का फेज अगर पूछूंगा तो ओमेगा टी प्लस फाइव वन। अच्छा करंट इक्वेशन लिख दी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव वन, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव टू। अच्छा अब देखो जब अपन फेज डिफरेंस निकालते हैं तो जब जब फेज डिफरेंस निकालेंगे, वैसे तो फेज डिफरेंस में अपन आई में से बी का भी माइनस कर सकते हैं और बी में से आई का भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन अपन पूरे चैप्टर में यूनिफॉर्मिटी से काम करने के लिए मैं हमेशा जब जब फेज डिफरेंस में निकालना पड़ेगा तो मैं तो बी में से आई का माइनस करने वाला। आई में से बी का माइनस करोगे कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। जैसे मैंने वी के फेज में से आई का फेज माइनस करा, कितना आया ये? इसमें से इसको माइनस करोगे तो ओमेगा टी तो कट जाएगा ना, तो फाइव वन माइनस ये मैंने वी में से आई का फेज माइनस करा। अगर कोई आई में से वी का करता है, आई में से वी का अगर माइनस करता है तो उसका आ जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन। मैं तो हमेशा बी में से आई का करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आया? फाइव वन माइनस फाइव। अच्छा एक बात और सुन लेना, फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सेम फंक्शन में लिखना जरूरी है। या तो दोनों इक्वेशन कोस में हो या दोनों इक्वेशन साइन में हो, तब फेज डिफरेंस निकालना है। ऐसा मत कर देना कभी भी कि एक को साइन में और एक को कोस में लिख के फिर फेज डिफरेंस निकाल दो, है ना। मैंने दोनों साइन में लिखी है। अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए वी का फेज माइनस आई का फेज, तो वी में से आई का फेज माइनस करोगे तो फाइव वन माइनस फाइव टू। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, फाइव वन माइनस फाइव टू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर फाइव वन माइनस फाइव टू वी में से आई का फेज माइनस करने पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? इसका मतलब है कि वी आई को लीड कर रहा है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब वी आई को लेग कर रहा है, और अगर जीरो आ रहा है मतलब वी और आई दोनों सेम फेज में। समझ जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये कोई नई बात नहीं है यार, वेव थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखा है, एसएसएम आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये सारी बातें आपके वहां भी आती है। नई बात है क्या कुछ? तो देखो अगर मैं तो हमेशा क्या करूंगा, और ध्यान से सुन लेना, मैं यहां से पॉजिटिव वैल्यू देखकर अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि वी आई को लीड कर रहा है, तो जरूरत पड़ने पर आप ये भी तो बोल ही सकते हो ना कि आई वी को लीड कर रहा है। भाई अगर करंट वोल्टेज को, अगर वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है तो सिंपल सी बात है ना कि करंट वोल्टेज को लेग कर रहा होगा, और अगर वोल्टेज लेग कर रहा है आई को तो आई लीड कर रहा है वी को। क्या एक ही मतलब है? तो मैं तो बात हमेशा वी के लिए करूंगा। मैं जब भी लीडिंग और लेगिंग की बात करूंगा किसके लिए करूंगा? वी के लिए। वी के लिए अपन बात कर लेंगे, जरूरत पड़ने पर अपन आई के लिए भी उस बात को लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। जैसे मान लो इधर देखो आप लोग, जैसे मान लो मैंने एक वोल्टेज की इक्वेशन लिखी, जैसे V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज इक्वेशन है। और मान लो मैंने करंट इक्वेशन लिखी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। ये मैंने एक वोल्टेज इक्वेशन और एक करंट इक्वेशन लिख दी। तो बताइए क्या सबसे पहले तो फेज डिफरेंस निकाल दोगे? कितने बच्चे फेज डिफरेंस निकाल दोगे? बोलो। फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? V का फेज माइनस आई का फेज, V का फेज माइनस आई का फेज। बोलो बेटा V का फेज कितना? ओमेगा टी। आई का फेज कितना?
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। बोलो कितना आ रहा है? माइनस पाई बाय 3। ऐसा माइनस आना क्या बता रहा है? v इज लेगिंग। माइनस का मतलब v लेग कर रहा है, प्लस आता तो v लीड करता। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा फाइव बराबर माइनस पाई बाय 3 मेरा आ रहा है, इसका मतलब मैं इसको बोलूंगा कि v i को पाई बाय 3 लेग कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा कि v इज लेगिंग i बाई पाई बाय 3। बोलो क्लियर है? लिख दे बेटा आप इसको। इसको जगा दो, पानी वानी गिरा दो उसके ऊपर। तबीयत खराब हो रही है ना? नहीं हो रही? फिर नींद आ रही है क्या? सिर दर्द हो रहा है? सही में? आसपास वालों का कि तुम्हारा? अच्छा, हो गया? लिख दे बेटा। फेजर एंड फेजर डायग्राम। फेजर एंड फेजर डायग्राम। अच्छा, क्या होता है अब इधर ध्यान से सुन लो, समझ लो आप, है ना? चले आप इसमें लिखें, फिर समझाता हूं। अ डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ डायग्राम represents alternating current and voltage. A diagram represents alternating current and voltage, ब्रैकेट में लिख देना, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। alternating current and voltage ब्रैकेट में ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी as vectors, as vectors with phase angle between them, with phase angle between them, with phase angle between them। हो गया? अब आप सब लोग इधर देखो, देखो वैसे तो करंट और वोल्टेज दोनों स्केलर होता है, करंट भी स्केलर है, वेक्टर भी स्केलर है, दोनों स्केलर होता है। करंट और वोल्टेज दोनों स्केलर होते हैं। मैंने वेक्टर बोल दिया है क्या? ठीक है, गलत बोल दिया होगा। करंट और वोल्टेज दोनों ही क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। लेकिन इनको जब ऐसी वोल्टेज और ऐसी करंट होता है ना, है ना, ऐसी करंट और ऐसे वोल्टेज होते हैं, और प्रिसाइजली बोले तो जब ऐसी करंट और वोल्टेज आपको साइन या कोस की फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो आप लोग इनका फेजर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फेजर। आप लोगों ने फेजर पहले भी बना रखा है, मैं आपको बता दूं, एसएसएम वगैरह में या बेसिक मैथ्स वगैरह में आपको सिखाया गया होगा। नहीं सिखाया हो तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। नहीं सिखाया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ आपको ना। देखो फेजर डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, ध्यान से सुन लेना। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है, सपोज वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। और मान लो करंट की इक्वेशन आपको दे दी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, या फाइव नॉट मान लो, ठीक है।
ये तो किसकी इक्वेशन दे दी बेटा? वोल्टेज की। और ये किसकी दे दी? करंट की इक्वेशन मान लीजिए आपको दे दी गई। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों का फेजर डायग्राम बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? फेजर डायग्राम बना के दिखाओ। तो देखो मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने ऐसा पहले पढ़ रखा होगा। देखो इधर तो लेते थे साइन, इधर माइनस साइन, इधर कोस, और इधर माइनस कोस। नहीं पढ़ा क्या? चलो ठीक है, कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा, तो बात ही खत्म करते हैं ना, फिर कंफ्यूजन वाली बात ही को रखे। मैं जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान रखो ना, फिर बात ही खत्म। पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान रखो, ठीक है ना। फेजर डायग्राम किस तरह से बनाते हैं ध्यान से सुनना। अच्छा जब फेजर डायग्राम बनाएंगे तो आप तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोलो क्लियर है? अच्छा सबसे पहले तो आप याद रखना, जब भी आप फेजर डायग्राम बनाते हो तो फेजर डायग्राम हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स का बनेगा। एक की ओमेगा है, दूसरे की भी ओमेगा होनी चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी भी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फेजर डायग्राम नहीं बनता, सेम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स का ही फेजर डायग्राम बनता है। अगर आप फेजर डायग्राम बना रहे हो तो ये दोनों इक्वेशन आपके सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ऊपर वाली ओमेगा की तो नीचे वाली भी ओमेगा की होनी चाहिए, तभी फेजर डायग्राम बनेगा, अदरवाइज फेजर डायग्राम नहीं बनेगा। बोलो क्लियर है? फेजर डायग्राम में क्या करते हैं अपन, ये वोल्टेज और करंट को एक एरो से बताता है। वोल्टेज और करंट को किससे बताता है? और वो एरो के साथ उसकी पीक वैल्यू लिखते हैं। वोल्टेज को भी एरो से बताएंगे, करंट को भी एरो से बताएंगे, और ये वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू अपन एरो के साथ लिख देते हैं। क्लियर है? अच्छा बोलो वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी? वी नॉट। तो वोल्टेज का जब एरो से दिखाएंगे तो उसके साथ वी नोट लिखेंगे, करंट को जब एरो से दिखाएंगे तो उसके साथ आई नोट लिखेंगे। अच्छा अब इस वोल्टेज को कहां बनाएंगे वो देख लो आप। इसको अपन साइन मानते हैं, इस वाले एक्सिस को क्या मानते हैं? साइन एक्सिस मानते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? अच्छा तो ये साइन ओमेगा टी, मतलब साइन एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर बनेंगे। साइन एक्सिस से कहां बनेंगे? तो देखो जो वोल्टेज है इसको अपन एरो से दिखा देंगे, तो वोल्टेज की पीक वैल्यू कितनी दिखा दी? वी नॉट। और इसको साइन एक्सिस से कितने एंगल पर? एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर बना देंगे। बोलो क्लियर है? अब इसी तरह से कौन कौन यहाँ पर आई को दिखा सकता है? आई का फेजर, आई का फेजर, आई के लिए एरो कौन कौन बना सकता है बताओ? अच्छा आई का एरो के साथ उसकी क्या वैल्यू दिखाएंगे? आई नॉट। क्या आई नॉट दिखाओगे? अच्छा दूसरी बात, उसको कितने एंगल पर बनाओगे? ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अच्छा ओमेगा टी तो ये हो गया, फाइव नॉट के लिए क्या और आगे चले? बिल्कुल थोड़ा और आगे चलेंगे तो ये बोलो किसको दिखा दिया आपने? करंट को। और बोलो कितना आगे चले? फाइव नॉट, है ना। वी और आई में कितना एंगल है? फाइव नॉट। तो ये फेजर डायग्राम इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस भी आपको दे देगा। बोलो क्लियर है? अच्छा देखो मैं तो इसको एक और तरह से बना सकता हूँ, ठीक है, ये तो बुक्स में रहता है लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसको एक और तरह से बना सकता हूँ, ध्यान से सुनो। इसको बनाने का एक तरीका मेरे पास ये भी है। मैं तो क्या करूंगा, पहले वी और आई में से किसी भी एक को बना दूंगा। मैं वी और आई में से किसी भी एक को बना दूंगा। जैसे मान लो आपकी मर्जी पड़े तो पहले वी को बना दो, और आपकी मर्जी पड़े तो पहले आई को बना दो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे पहले वी को बनाना है, मैं पहले जिसको बनाऊंगा उसको हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। मैं तो मुझे किसको बनाऊंगा? पहले जिसको भी बना रहे हो आप, वी को बना रहे हो, आई को बना रहे हो, मैंने वी को बनाया तो मैंने वी को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया, मतलब वी को मैंने अपना रेफरेंस ले लिया। जो रेफरेंस लेंगे उसको हॉरिजॉन्टल दिखा देंगे आप। अब दूसरा क्या दिखाना है? आई को। अच्छा आई को उसी एंगल पर दिखाना है कि आगे दिखाना है? आगे। अगर आगे दिखाना है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, और पीछे दिखाना है तो उसको क्लॉकवाइज बनाएंगे। यस, आई को आगे बनाना है कि पीछे बनाना है? कितना आगे? फाइव नॉट आगे। बोलो क्लियर है? तो देख बेटा अपन आई नोट को इस तरह से दिखा देंगे तो ये आपके पास हो गया आई नोट, और कितने एंगल पर? फाइव नोट। या इसको बनाने का एक और तरीका हो सकता है, हाँ हो सकता है आप आई को पहले बना दो, भाई चॉइस आपकी है, आप वी को पहले बनाओ या आई को पहले बनाओ, चॉइस आपकी है। बोलो क्लियर है? अगर मैं आई को पहले बना रहा हूं तो ठीक है यार, मैं आई को पहले बना देता हूँ, चलो ये आई मैंने पहले बना दिया। अच्छा आई पहले बन गया ना। अच्छा बोलो कौन कौन अब वी को बना देगा? अच्छा बताइए आप, आई वी से पीछे, सॉरी वी आई किससे पीछे है कि आगे? कितना पीछे? तो पीछे का आगे का मतलब तो इधर बनाना है, और पीछे का मतलब इधर बनाना है, तो बोलो क्या वी को इधर बनाएंगे ना? तो ये वी को इधर बना दो, और कितना एंगल? फाइव नॉट। बोलो क्लियर है? तो इस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये भी हो सकता है फेजर डायग्राम, ये भी हो सकता है फेजर डायग्राम ये भी हो सकता है। मैं हमेशा प्रीफर क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, सब एक जैसा काम करें अपन, सब अलग अलग तरह का डायग्राम नहीं बनाए। तो अपन एक चीज यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं, जब भी फेजर डायग्राम बनाएंगे मैं हमेशा पहले आई को बना करूंगा। पहले किसको बनाऊंगा? आई को बनाने के बाद फिर मैं वी को बनाऊंगा। सिंपल सी बात है कि इसमें तीन कंडीशन बन सकती है, पहले मैं आई को दिखाऊंगा उसके बाद वी को दिखाऊंगा, या तो वी और आई दोनों सेम फेज में हो। अगर वी और आई दोनों सेम फेज में हो तो मैं वी को
आई की डायरेक्शन में दिखा दूंगा, या फिर वी आई को लीड करे या लेग करे। अगर वी आई को लीड करेगा तो आगे दिखाएंगे, और वी आई को लेग करेगा तो उसे पीछे दिखाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आप लिखो, मैं कुछ एग्जांपल सीखता हूं तब तक। और लिखने का काम थोड़ा फास्ट रखना आज, है ना, लिखना बहुत सारा है आज आपको। चलो क्या हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले आपने टेम्परेचर चेंज करवाए थे। नहीं, वो उनको थोड़ी याद है कि मतलब टेम्परेचर क्या चेंज करना, वो तो आप बोलते हो तब जाके चेंज करते हैं वो तो। कोई बात। बोर्ड पे देखो आप फिलहाल, इधर देखें आप सब लोग, पूरा ध्यान पूरा फोकस आपका इधर होना चाहिए। देखो मैंने दो इक्वेशन लिखी है बेटा, वी और आई की, बोर्ड पे देख लीजिएगा सब लोग। अच्छा, मैंने वी की इक्वेशन लिखी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की इक्वेशन लिखी है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप में से कौन कौन यहाँ पर मुझे वी और आई में फेजर डायग्राम बना के दे सकता है? वी और आई में बड़ा सिंपल सा है, देखो सबसे पहले तो फेज डिफरेंस निकाल लो आप। फेज डिफरेंस के लिए मैं आई में से वी का भी माइनस कर सकता था और वी में से आई का भी, लेकिन अपन एक फिक्स काम कर लेते हैं, मैं तो हमेशा वी में से आई का माइनस करने वाला हूँ। क्लियर है? तो वी का फेज कितना लेंगे बेटा? ओमेगा टी। आई का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो वी में से आई का फेज माइनस करा तो माइनस पाई बाई टू आया। माइनस से बता रहा है कि वी लेग कर रहा है, किसको लेग कर रहा है? तो माइनस बता रहा है कि वी आई को लेग कर रहा है, कितना लेग करेगा? पाई बाई टू। कितने बच्चे फेजर डायग्राम बना देंगे यहाँ पर? जल्दी बोलो, बोलो सबसे पहले किसको बनाएंगे? सबसे पहले आई को बनाएंगे, तो आई की पीक वैल्यू बनाएंगे। फेजर में हमेशा एरो के साथ पीक वैल्यू दिखाता है। क्लियर है बात? अब वी को बनाना है। अच्छा, अगर वी सेम फेज में होता तो इसी डायरेक्शन में बनता, लीड करता तो इधर बनता, और लेग कर रहा है तो इधर बनेगा। और कितना पीछे बनाएंगे? पाई बाई टू पीछे बनाएंगे। तो बोलो ये किसका फेजर डायग्राम हो गया? आई और वी का। क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो इसमें। नहीं है पक्का? चलो चलो इसके लिए बताना है आपको क्या अच्छा एक बात बताऊं, आपने अगर फेज डिफरेंस सही बता दिया ना तो फेजर डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सब आपने सिर्फ अगर फेज डिफरेंस सही बता दिया ना तो फेजर डायग्राम तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो इंपोर्टेंट क्या निकालना है? मैंने बोला कि फेज डिफरेंस है प्लस पाई बाई टू। अगर मैंने बोल दिया कि फेज डिफरेंस है प्लस पाई बाई टू, इसका मतलब वी आई से पाई बाई टू आगे। मैंने बोला कि फेज डिफरेंस है माइनस पाई बाई थ्री, वी आई से पाई बाई थ्री पीछे, और फेज डिफरेंस है जीरो, वी और आई सेम डायरेक्शन में। अरे ये बनेगा ना? तो आपको मुझे एक काम करो, इसमें फेज डिफरेंस निकाल के दे दो, बाकी मैं देख लूंगा।
फेज डिफरेंस निकाल के दे दो। छोटा एंगल लेते हैं हमेशा, बड़ा एंगल नहीं लेते। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे एक वेक्टर अगर ऐसे है ना और एक वेक्टर अगर ऐसे है ना, तो एंगल ये नहीं लेते, एंगल ये लेते हैं। ये एंगल तो कभी लेते ही नहीं, तो वेक्टर्स में एंगल ये वाला लेते हैं। होने दो ना, क्या दिक्कत है? तभी तो मैंने वो जानबूझ कर दिया है, वही तो पूछना है मेरे को आपसे। कितना? -π/2 श्योर? हाँ, कितने बच्चों का फेज डिफरेंस का आंसर -π/2 आ रहा है? -π/2 फेज डिफरेंस का आंसर कितने बच्चों का आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी इसमें टिग्नोमेट्री लगेगी। तैयार है? अच्छा, पहली बात तो पेन को नीचे रख दें आप एक बार के लिए। पहले बोर्ड पे देख ले बेटा, सब लोग बोर्ड पे देख लेना, ध्यान से सुनेगा आप सब लोग। अच्छा, यहाँ पर बस मुझे एक बात बताओ आप पहले तो, ये तो वोल्टेज की इक्वेशन है, साइन में दे रखी है। करंट की इक्वेशन को भी साइन में लिखना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप फेज डिफरेंस निकाल पाओगे। आप फेज डिफरेंस के लिए जब v में से आएगा फेज माइनस करोगे ना, तो दोनों इक्वेशन या तो साइन में रहे या दोनों इक्वेशन कॉस में रहे। आपकी v वाली इक्वेशन तो साइन में है ना। अब आप एक काम करो, इस i वाली इक्वेशन को भी साइन में लेकर आओ, और तब जाकर आप v में से आएगा फेज माइनस करोगे, तब जाकर फेज डिफरेंस आएगा। कितने बच्चे इस बात को समझे, बताओ फटाफट से। अरे समझे ना? तो मेरा टारगेट इसको साइन में लेकर आना। अच्छा, साथ ही माइनस है ना आगे, इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तभी जाकर फेज डिफरेंस निकाल पाएंगे आप लोग। तो इधर देखो, अब थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखने जा रहा हूं मैं। इधर देखो, अच्छा साइन के अंदर माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस के अंदर माइनस थीटा, कोस थीटा, ये तो पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। अच्छा, साइन के अंदर का जो माइनस है वो तो बाहर आ जाता है, और कोस माइनस को खा जाता है, ऐसे समझो। कोस का माइनस बाहर नहीं आता, कोस माइनस को खा जाता है, साइन का माइनस बाहर आ जाता है। तो साइन के अंदर माइनस है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन कोस का माइनस बाहर नहीं आ जाता, कोस का माइनस गायब हो जाता है। ऐसे समझ लो कि कोस माइनस को खा जाता है, ऐसे समझ सकते हो। बोलो क्लियर है? अच्छा, साथ ही साथ ये भी देखो, अच्छा साइन π/2 माइनस थीटा, कोस थीटा, ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा ना। अच्छा, और वैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं साइन थीटा माइनस π/2, अरे माइनस का डिफरेंस है दोनों में यार। साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा में, यार ये मैथमेटिक्स शब्द देखो, यहां पर तो मैंने बिल्कुल स्लो हो जाते हो एक तो। साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा है, तो साइन थीटा माइनस π/2, क्या ये माइनस कोस थीटा होगा? तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ऑफ कोस थीटा। अब ये आइडेंटिटीज अगर आपको आती है तो आप बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इधर देखो आप लोग, इधर देखो, बोलो आई बराबर माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को मुझे कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से सुनो, पहले तो इस आई नॉट को अलग करो, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी। देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे मैं लिख दूं, क्या साइन 90 माइनस थीटा या साइन थीटा माइनस 90? 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90? तो साइन थीटा की जगह तो कौन, ओमेगा टी माइनस 90। बोलो क्या ये बात क्लियर है ना? ये फॉर्मूला इसलिए लिखे मैंने ताकि आप इसको रिलेट कर सको। क्या क्लियर बात है? तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया बात। चलिए, तो अब देखो, ये तो v और ये i की इक्वेशन होगी। अच्छा बताओ, क्या फेज डिफरेंस निकाल लोगे? बोलो, फेज डिफरेंस निकालने के लिए v का फेज माइनस i का फेज, बोलो यही करोगे ना? बोल बेटा, v का फेज कितना है? v का फेज ओमेगा टी, i का फेज ओमेगा टी माइनस π/2, अरे यही होगा ना? तो बोलो ये कितना हो गया, प्लस π/2। और प्लस π/2 का मतलब v इज लीडिंग और लेगिंग, v इज लीडिंग i बाई π/2 लिख दो, और फेजर डायग्राम तो बन ही जाएगा। तो v इज लीडिंग i बाई π/2, v इज लीडिंग i बाई π/2। बना सकते हो, कोई बड़ी बात है क्या इसके अंदर? इजी है ना कि टफ है?
बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टफ लग रहा है? हाँ, ग्राफ नहीं होता, फेजर होता है। हाँ, कौन आएगा? ऊपर आएगा तो फिर लीड नहीं कर जाएगा वो? लेग में तो पीछे आएगा ना। इक्वेशन में क्या है? एक तो है ओमेगा टी और एक ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव नोट। तो ओमेगा टी प्लस फाइव नोट वाला आगे बनेगा कि पीछे बनेगा? एक ओमेगा टी है, एक ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स है। तो ओमेगा टी वाला आगे बनेगा कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई सिक्स वाला आगे बनेगा? पाई बाई सिक्स वाला आगे बनेगा। तो वही तो कर रहा है बेटा मैंने। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम बना दो आप या आप बनाओगे? अच्छा, मैं बना दूं। बोलो, सबसे पहले तो करंट को दिखा दो। करंट तो बोलो कितनी होगी? आई नोट। और वोल्टेज को कितना आगे दिखाएंगे? पाई बाई टू। तो ये वोल्टेज को पाई बाई टू आगे दिखा दिया। ये नहीं समझ में? हाँ, ऊपर ही बनेगा। हो गया? हाँ, क्या बोला था, वापस बोला एक बार। हाँ हाँ, आइडेंटिटी समझ में नहीं है कि उसको यूज नहीं करना चाह रही। फोर्थ वाला आइडेंटिटी नहीं पढ़ा आपने? अबे नालायक, ये पढ़ा है ना, इधर देख। ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। तो इन दोनों का मिक्सर ये है। मैं सिर फोड़ू दीवार से तुम्हारा? ये ये पढ़ा है आपने? ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अब तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है ये बताओ। मैथमेटिक्स आते हो तो बिल्कुल आउट हो जाते हो यार एकदम से। ये पढ़ाएगा आप? ये भी नहीं पढ़ा आपने? नहीं 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 सर, ये नहीं पढ़ा है मैं 11th क्लास। ए माइनस बी बराबर माइनस ऑफ बी माइनस है। अरे तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज माइनस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई टू। इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है ना। ले और डिटेल में लिखता हूं इसको, इधर देख, इधर देख। साइन, और देख, ये माइनस बाहर आता है साइन का, है ना, माइनस बाहर ले आया तो ये हो गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब ठीक है? नहीं पढ़ा है सर हमने। साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो एच टी सी के हिसाब से वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब माइनस का साइन थीटा आएगा। हाँ होता है ना वो भी। हाँ तो बुराई क्या है उसमें? अच्छा, तो तू इसको ऐसे लिखना चाह रही है, आई नॉट कॉस पाई प्लस ओमेगा टी। हाँ तो क्या बुराई है, लिखो ना। ये कैसी बात कर रही हो तुम यार? इधर देखो। अरे थ्री पाई बाई टू को एंगल, दो वेक्टर्स में थ्री पाई बाई टू एंगल बोलते हैं क्या कभी? कभी ये एंगल बताते क्या दो वेक्टर्स में? कि एंगल ये वाला बताते हैं? तुम बोल रही हो कि ए और बी में मैंने बोला कि ये एंगल है, तुम बोल रही नहीं सर 270 एंगल है, तो ये तो गलत हो गया ना। ए और बी में एंगल कभी 270 बताएंगे क्या हम लोग? कि एंगल तो ये वाला बताएंगे ना। फिर ये गलती कर रहे हो तुम इसमें, नहीं समझे भी गलती तुम्हारी। थ्री पाई बाई टू एंगल बोला है कभी आज तक दो वेक्टर्स में तुमने? दो वेक्टर्स में एंगल 0 से 180 के बीच में बोला जाता है हमेशा। थ्री पाई बाई टू नहीं बोला जाता कभी भी एंगल। गलत है ना वो, 9 उसको 0 से 180 के बीच में लेके आओ। चलो छोड़ो इसको, हो गया काम खत्म। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। लिक्विडिंग एसी सर्किट्स।
एसी सर्किट। तैयार है सब लोग? चलिए एसी सर्किट में बात करते हैं अब। एसी सर्किट, अच्छा इसमें टोटल 7 तरह के सर्किट अपन पढ़ने वाले हैं। पहले तो एसी सर्किट होता क्या है उसको जान लेते हैं अपन। भाई देखो, किसी भी सर्किट को डीसी सर्किट या एसी सर्किट बोलने के पीछे डिफरेंसेस क्या है, कब एसी सर्किट बोलना है, कब डीसी सर्किट बोलना है। अगर किसी सर्किट को डीसी बैटरी से जोड़कर अगर ऑपरेट कर रहे हो, कोई सर्किट अगर डीसी सोर्स के साथ अगर ऑपरेट किया जा रहा है तो डीसी सर्किट, उस सर्किट में जो वोल्टेज आपने फीड करा है वो अगर डीसी वोल्टेज है तो उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो भी डीसी करंट होगी। तो डीसी वोल्टेज से अगर किसी सर्किट को आप ऑपरेट कर रहे हो तो उस सर्किट में डीसी करंट फ्लो करेगी और ऐसा सर्किट कहलाएगा डीसी सर्किट। अगर आप उसी सर्किट को डीसी सोर्स हटाकर अगर एसी सोर्स को जोड़ दोगे, उसी सर्किट में आपने डीसी सोर्स हटाकर क्या जोड़ दिया, एसी सोर्स जोड़ दिया, तो उस सर्किट में जो वोल्टेज आपने अप्लाई करा है वो एसी वोल्टेज अप्लाई करा है, तो जो करंट चलेगा वो भी एसी करंट चलेगा, तो वो सर्किट एसी सर्किट। मतलब सिंपल सी बात है, सर्किट एसी है या सर्किट डीसी है, दैट डिपेंड्स ऑन द सोर्स। एसी सोर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो एसी सर्किट, डीसी सोर्स के साथ अगर ऑपरेट करोगे तो डीसी सर्किट। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो टोटल यहाँ पर अपने पास 7 तरह के सर्किट होंगे। अपने पास एक डीसी, अपने पास एक एसी सोर्स रहेगा। अच्छा याद रखना, डीसी सोर्स का सिंबल ये होता है, एसी सोर्स को दिखाने का सिंबल ये होता है। जब भी आप डीसी सोर्स को दिखाएंगे तो ये सिंबल, और एसी सोर्स को दिखाएंगे तो ये सिंबल। तो इस पूरे चैप्टर में ये वाला सोर्स आपको नजर आएगा। बोलो क्लियर है? अब ये एसी सोर्स है तो इसका वोल्टेज क्या एसी वोल्टेज है ना। अब बताइए एसी सिग्नल्स कितने तरह के हो सकते हैं? हजारों तरह के। साइन वाला, कोस वाला, ट्रायंगल वाला, रेक्टेंगल वाला, स्क्वायर वाला, अलग अलग तरह के एसी हो सकते हैं, लेकिन अपन सिर्फ साइन वाला पढ़ते हैं। तो जैसे जो एसी सोर्स में लूंगा उसका वोल्टेज में मान लूंगा कि मान लेते इसका वोल्टेज है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक वोल्टेज सोर्स ले लिया मैंने जिसका वोल्टेज मैंने मान लिया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस वोल्टेज को एक बार मैं सिर्फ R के साथ जोड़ूंगा। किसके साथ? जब ये सोर्स केवल R के साथ जुड़ा है तो अपन इसको बोलेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलेंगे? एक बार इसको मैं L के साथ जोड़ूंगा, इंडक्टर के साथ जोड़ूंगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। एक बार इसी को मैं C के साथ जोड़ूंगा, कैपेसिटर के साथ जोड़ूंगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो 3 सर्किट तो ये हो गए। एक बार केवल R, केवल L और केवल C, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव। 3 सर्किट हो गए। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर इनके कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। एक बार R और L को जोड़ूंगा, इसको बोलेंगे सीरीज RL सर्किट। एक बार R और C को जोड़ूंगा, सीरीज RC सर्किट। एक बार मैं L और C को जोड़ूंगा, सीरीज LC सर्किट। क्लियर है? एक बार तीनों को जोड़ दूंगा, R, L और C तीनों को जोड़ दूंगा तो सीरीज RLC सर्किट। तो टोटल कितने सर्किट हो गए? 7। कौन कौन से हुए बताओ? प्योर R, प्योर L, प्योर C, सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज LC, सीरीज RLC। पैरेलल अपने सिलेबस बनेगी, केवल सीरीज है। अरे समझ गए बात? तो टोटल कितने सर्किट पढ़ेंगे? 7। ठीक है ना? प्योर R, प्योर L, प्योर C, सीरीज RL, सीरीज RC, सीरीज LC, सीरीज RLC। समझ गए? तो ऐसी सर्किट में पहला लिखे आप लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट सबसे पहले लिख दो आप हेडिंग, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहला सर्किट है अपना ना। चले तैयार है सब लोग? तो देखो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से सुने। जैसे ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस मान लो कितना है R। इसके साथ आपने एक एसी सोर्स लगा दिया, ये एसी सोर्स है बेटा। इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं कि V नॉट साइन ओमेगा टी। एसी सोर्स का वोल्टेज क्या है? और मैंने मान लिया कि सोर्स है, करंट I फ्लो हुआ। कितना फ्लो हुआ? I की डायरेक्शन फिक्स रहेगी, चेंज होगी? हाँ, थोड़ी देर बाद चेंज होती रहेगी। अब इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज है तो थोड़ी देर बाद एंटी। आपको पता है कि जो सोर्स लगा रखा है वो अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। अपनी डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो बोलो करंट का डायरेक्शन फिक्स रहेगा कि चेंज होता रहेगा? करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इस बात को मानते हो ना? अगर एक बात बताओ, अगर ये सिग्नल 50 हर्ट्ज का है
अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसका मतलब है कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, एक सेकंड में 50 साइकिल्स एंड डायरेक्शन चेंज इन वन साइकिल इज 2 टाइम। तो एक सेकंड में अगर 50 साइकिल्स इस सिग्नल की बन रही है, दैट मीन्स एक सेकंड में ये 100 टाइम्स अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नहीं समझे? एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज कितने टाइम, 100 टाइम। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो एक सेकंड के अंदर करंट 50 बार तो क्लॉकवाइज जाएगी और 50 बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? एक सेकंड के अंदर देखो कितनी फास्ट करंट चेंज हो रही है। एक सेकंड में 50 बार क्लॉकवाइज भी होगा और 50 बार वो एंटी क्लॉकवाइज भी करंट होगी। तो अपने को फील ही नहीं होता। अपने घर में जो बल्ब होता है ना, बल्ब, वो हमेशा ऑन ही रहता है क्या? आंसर है नहीं। वो एक सेकंड में 100 बार ऑन ऑफ होता है। एक सेकंड में कितनी बार ऑन और ऑफ होता है? 100 टाइम्स वो ऑन और 100 टाइम्स वो ऑफ होता है। लेकिन हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। नहीं, एलईडी अलग चीज है। मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ। पीले कलर का बल्ब आता था ना, खैर अब तो वो दिखना बंद हो गए। हाँ, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये एलईडी, इसका तो कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट तो सेमीकंडक्टर में आएगा। इसका तो फंडा अलग चलता है। ठीक है ना? ये अलग एक, मतलब इसका प्रिंसिपल ही अलग है, अलग तरह से काम करती है एलईडी। तो समझ गए? पीले पीले बल्ब रखे थे ना पहले, लट्टू बोलते थे। नहीं सुना? हाँ, कलरफुल भी आते थे। तो उसकी बात कर रहा हूं। तो एक सेकंड में 100 टाइम्स उनमें करंट जीरो होती है भाई। एक सेकंड में करंट कितने टाइम जीरो होती है? तो 100 टाइम ऑफ होते हैं एक सेकंड के अंदर वो। तो इतनी जल्दी ऑन और ऑफ हो रहे हैं कि अपने आईज उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। समझ गए बात को? चले तो बात करते हैं। यहाँ पर देखो, वोल्टेज आपने लगाया वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सर्किट में करंट आई चला। बोलो क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, जो वोल्टेज आप यहाँ पर लगाओगे उस वोल्टेज से क्या होगा, एलिमेंट्स में बंटवारा होगा। अगर मान लो 2 एलिमेंट है तो 2 में बटेगा, 3 है तो 3 में बटेगा, और 1 है तो पूरा एक ही को मिलेगा। तो बताइए यहाँ पर इस आर को मिलने वाला वोल्टेज किसके बराबर होगा? सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। और सोर्स का वोल्टेज क्या है? वी नॉट साइन। तो बताइए मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? बोलो वी आर बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। भाई आर को कौन सा वोल्टेज मिलेगा? जो आपने अप्लाई कर रखा है। ये पूरा वोल्टेज किसको मिलेगा? आर को। तो आर का वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें कोई बुराई वाली बात? चले अच्छा, आर का वोल्टेज लिखने के लिए वी बराबर आई आर होता है ना। तो बोलो आर का वोल्टेज क्या लिख देंगे? आई इंटू आर। आई इंटू आर बराबर बोलो क्या? वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिख दे? तो बोल बेटा आई बराबर वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, मैं इस वी नॉट अपॉन आर को आई नॉट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? और इस आई नॉट को मैं बोल दूंगा पीक करंट। लिख बोल सकता हूं ना? साइन या कोस कह के जो भी लिखा रहता है वो पीक वैल्यू होती है। करंट की इक्वेशन है ये। तो बताओ इस इक्वेशन में साइन या कोस कह के जो भी लिखा रहेगा वो करंट की कौन सी वैल्यू हो जाएगी? पीक वैल्यू। तो बता बेटा वी नॉट अपॉन आर को मैं आई नॉट लिख दूं। तो यहां पर बोलो आई बराबर क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बोलो ये हो गया ना? तो देखो ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? आई नॉट अपॉन आर। तो देखो बेटा वोल्टेज आपने लगाया था वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आपको मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज क्या लगाया था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। सर्किट में करंट क्या मिला? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बात समझ में आ रही? अच्छा एक और बात देखना जरा यहाँ पर ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ यार फेज डिफरेंस निकाल के दो, क्या निकाल के दे दोगे? बोलो कितने बच्चे फेज डिफरेंस निकाल के दे देंगे? फेज डिफरेंस को मैं 5 से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ? 5 से। अच्छा बोलो फेज डिफरेंस क्या होता है? V का फेज माइनस I का फेज। आप तो बिल्कुल सीक्वेंस से चलो, हाँ लेकिन डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बोलो V का फेज माइनस I का फेज। बोलो V का फेज कितना? I का फेज ओमेगा टी। बोलो क्या फेज डिफरेंस 0? इसका मतलब यहाँ पर V और I में बोलो फेज डिफरेंस कितना है? 0। और फेज डिफरेंस 0 होने के बाद में बोलो कौन कौन यहाँ पर फेजर डायग्राम बना देगा? बोलो क्या फेजर डायग्राम बना सकते हो? फेजर डायग्राम में सबसे पहले किसको दिखाएंगे? आई को। जिसको पहले दिखाएंगे उसको हॉरिजॉन्टल दिखा दे। तो आपने आई को दिखा दिया, आई को हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। अब किसको दिखाएंगे? वी को। बोलो वी को आगे दिखाना है, पीछे दिखाना है कि साथ में दिखाना है? हाँ, फेज डिफरेंस 0 मतलब साथ में। वी लीड करेगा मतलब वी को आई से आगे दिखाना है, और वी अगर लेग करेगा तो वी को आई से पीछे। यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स क्या वी को आई के साथ दिखाना है? तो देख बेटा ये वी को आई के साथ दिखा दिया, और ये फेजर डायग्राम। तो बोलो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0। बोलो मामला क्लियर है? अच्छा एक और टर्म में यहाँ पर निकालूंगा पावर फैक्टर।
ये पावर फैक्टर जो टर्म है आपको थोड़ा सा आगे जाकर समझ में आएगी, इस चैप्टर के अंदर जरूरत पड़ती है अपने को, इसलिए मैं पावर फैक्टर हर सर्किट का पहले निकाल के रख दूंगा। बाद में जब इस चैप्टर में पावर कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, तो वहां पर ये टर्म काम आएगी अपने पावर फैक्टर। तो जितने भी सर्किट है सबका पावर फैक्टर निकाल के यही रख देता हूँ मैं आपको ना। अच्छा, पावर फैक्टर जो होता है ना पीएफ से लिखेंगे, और पावर फैक्टर मतलब होता है cos फाई। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, फाई इज द फेज डिफरेंस। बताओ यहाँ पर वी और आई में फेज डिफरेंस कितना? तो बोलो पावर फैक्टर क्या cos 0 होगा ना? तो बोलो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना? 1। और मेरे हिसाब से पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है, बोलो cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 हो सकती है ना? इसका मतलब प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है। प्योर रजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम। ये कितने बच्चों को बात समझ में आएगी? इसमें क्या कोई डाउट है किसी को? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है क्या? फ्रीक्वेंसी पर नहीं करता, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। कम फ्रीक्वेंसी हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, जीरो फ्रीक्वेंसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी पर ग्राफ बना के दो, क्या बोलो ये ग्राफ बनेगा? बिकॉज आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। कहने का मतलब आप यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाओ, 100 हर्ट्ज का लगाओ या 80 हर्ट्ज का लगाओ या 200 हर्ट्ज का लगाओ, कितनी भी हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आप यहाँ पर अप्लाई कर लो, आर की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, आर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता। बोलो क्लियर है ना? लिख दो बेटा ये बात जो लिखी मैंने। क्या कह रहे हो बेटा? फाई की वैल्यू 0 कैसे रखी? पावर फैक्टर होता है cos फाई, फाई 0 आना है ना। बेटा इसको जल्दी लिखना है ना, फास्ट लिखना है इसको थोड़ा सा। लिख दिया आपने? लिख दिया? सेकंड नंबर का सर्किट लिखेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट। चले बेटा सेकंड नंबर पे लिख देंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। चले प्योर रजिस्टिव सर्किट हो गया अपना, सेकंड इज प्योर इंडक्टिव सर्किट।
क्या होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, एक बार बोर्ड की तरफ देखना, पूरा फोकस पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। इसको हटा रहा हूं मैं ना, हटा दूं ना इसको, क्या उस तरफ लिख लो, ये चीज समझाओ, पावर फैक्टर वो पूरा ही हटेगा। नहीं 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 नहीं, इसमें ज्यादा जगह चाहिए होगी लिखने के लिए अपना को। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ लो, किसी को डाउट पूछना हो तो पूछना है। अच्छा, फोटो लेना है। अच्छा, अगला है बेटा प्योर इंडक्टिव सर्किट। सेकंड नंबर का सर्किट है आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट, ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं एक बात आपसे बोल देता हूं, पहले तो ध्यान से सुन लेना। प्योर आर, प्योर एल और प्योर सी, जिन बच्चों ने तीनों सर्किट का बिहेवियर ढंग से जान लिया और समझ लिया, पहले तो मैं पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ, बाद में इनको समराइज करके दे दूंगा आपको एक साथ, ठीक है ना। अभी तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं आपको, और इनको पूरा समराइज करके दे दूंगा। अगर तीन सर्किट अगर आपको आ रहे हैं ना, तो इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ये पूरा चैप्टर बस आपको तीन बिहेवियर जानने बेसिकली। यहाँ पर आर का बिहेवियर क्या रहता है, सी का और एल का बिहेवियर क्या रहता है, ये तीन का फंक्शन अगर आपने समझ लिया इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर बहुत स्मूथली निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। चले सेकंड नंबर गए, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इधर देखिएगा आप सब लोग, देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट तैयार है सब लोग? चलिए, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चले, अब आप सब लोग इधर देखेंगे। अच्छा देखो, आपने यहाँ पर वोल्टेज लगा दिया वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और ये इंडक्टर हो गया एल। इंडक्टर क्या हो गया, एल। अच्छा एक बात बताओ, जो भी वोल्टेज आप लगाओगे वो सारा का सारा किस पर ड्रॉप होगा, इंडक्टर पर। अरे बोलो, तो इंडक्टर का वोल्टेज बराबर दिस सप्लाई वोल्टेज ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो इंडक्टर का वोल्टेज वी एल बराबर बोलो क्या होगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, वी एल हो जाएगा एल डी ए बाई डी टी। बोलो, क्या एल का वोल्टेज एल डी ए बाई डी टी होता है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो एल का वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि जो वोल्टेज लगाओगे पूरा का पूरा एल पे ड्रॉप होगा। डाउट है कुछ? वो माइनस का मतलब तो अपोजिशन को दिखाता था ना, आपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड में अभी यहाँ पर काम कर रहा है। माइनस का मतलब बता दिया था मैंने वहां पर, क्या बता रहा है वैसे। तो बताइए, पहले आपके सर्किट में केवल आर था, तो जो भी वोल्टेज आप लगाएंगे किस पर ड्रॉप होगा, आर पर। तो आपने आर का वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज। अब आपके सर्किट में एल है, तो जो भी वोल्टेज आप लगाएंगे वो पूरा किस पर ड्रॉप होगा, एल पर। तो बताइए, एल का वोल्टेज बराबर सप्लाई वोल्टेज, तो एल का वोल्टेज बराबर सप्लाई, सप्लाई कितना है बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और एल का वोल्टेज एल डी ए बाई डी टी से लिखते हैं ना, तो एल डी ए बाई डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैं काम करता हूँ इस डी ए को इधर रख के बाकी सबका ट्रांसफर उधर कर सकता हूँ ऐसा। तो ध्यान से देखते जाना। तो बोलो बेटा, डी आई बराबर क्या होगा, वी नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, क्या यही होगा? अच्छा, अगर आई चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, क्या इसको इंटीग्रेट कर दो? अच्छा बताइए, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो सबसे पहले किस किस को बाहर ले लें, बोलो, सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लें। तो कॉन्स्टेंट हो गया आपका वी नॉट अपॉन एल। अच्छा, कौन को मुझे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लिखा सकता है, बताना जरा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्या यही होगा ना? अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखना है, ध्यान से देखते जाना। तो देखो, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या लिख दो? अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी लिखाई थी मैंने आपको, साइन, जिसमें डाउट था, याद है? देखो, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा माइनस 90 होता है माइनस कॉस थीटा, क्या ये होता है ना? तो बस ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं। तो माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा माइनस 90, माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा माइनस 90। तो बोल बेटा, आई को बराबर क्या लिख सकता हूं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन थीटा कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कितने बच्चों को बात समझ में आएगी? तो आपने किसकी इक्वेशन लिख दी, करंट की इक्वेशन लिख दी। बोलो, क्लियर है?
अच्छा बोलो बेटा, ये वी नॉट अपॉन ओमेगा एल किसको बता रहा है? अरे बोलो, पीक करंट को बता रहा है ना? तो बोल बेटा, पीक करंट क्या है सर्किट में? वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। क्या इसको आई नॉट लिख दो? तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया बोलो? ये करंट की इक्वेशन आ गई। अच्छा बोलो, क्या फेज डिफरेंस निकाल देंगे? कितने बच्चे फेज डिफरेंस निकाल देंगे? जल्दी बताओ वापस में। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये जो बॉक्स में लिखा है ना, इंपोर्टेंट सिर्फ वही है, बाकी सब बेकार है। अभी मैं लिखा रहा हूँ, बाद में थोड़ी याद रखना है डेरिवेशन कहां से आ रहा है क्या आ रहा है। और अभी है ना, ये क्वेश्चन तो पता है, याद भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, डायरेक्ट ही बोलोगे आप थोड़ी देर बाद। अब इसको देखना, देखो सबसे पहले तो फेज डिफरेंस की बात कर ले, पहले एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाद में यही याद कर दूंगा सर आपको, घर पे जाके कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा इसमें तो। चलो फेज डिफरेंस निकाल ले। बोलो बेटा, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बोलो, फेज डिफरेंस निकालने के लिए वी का फेज माइनस आई का फेज, यही करते हैं ना? बोलो, वी का फेज कितना है? बोलो, ओमेगा टी। आई का फेज कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बोलो बेटा, फेज डिफरेंस कितना? प्लस पाई बाई 2। और फेज डिफरेंस प्लस पाई बाई 2 का मतलब वी इज लीडिंग या वी लीडिंग या लेगिंग? बोलो, वी इज लीडिंग। और कितना लीडिंग? तो बोलो, कौन कौन फेजर डायग्राम बना के दे सकता है? जल्दी बोलो, क्या फेजर डायग्राम बना के दे सकते हो? तो बोलो, फेजर डायग्राम जब आप इसका बनाएंगे तो बोलो, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? पहले तो आई को बनाएंगे, आई के साथ उसकी क्या दिखाएंगे? पीक वैल्यू। अब वी को दिखाएंगे। अच्छा बोलो, वी अगर आई के साथ होता तो इसी डायरेक्शन में बनता? लीड कर रहा है कि लेग कर रहा है? तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? आगे कि पीछे? आगे। और कितना आगे? पाई बाई 2 आगे। तो देखो, ये जो वी को है वो आप आई से कितना आगे दिखाएंगे? पाई बाई 2। अच्छा, उसके बाद अगर पावर फैक्टर की बात करें, बोलो पावर फैक्टर क्या कोस पाई होता है? पाई की जगह पाई बाई 2। और बोलो पावर फैक्टर कितना? 0। तो मतलब प्योर एल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? 0। मैं भी पावर फैक्टर सारे सर्किट के लिखवा रहा हूँ, आगे जाकर इसका मतलब समझाऊंगी कि पावर फैक्टर क्यों लिखा रहा था। लिख दो। अच्छा, अब एक और चीज देखो आप लोग, है ना, एक और चीज आप यहाँ पर देखो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एक बार सब लोग इधर देखें आप लोग। अच्छा, अभी अपन ने इसके पहले वाला जो सर्किट देखा था, प्योर आर सर्किट, वहां पर आपने आई नोट को क्या लिखा था? वी नोट अपॉन आर। अच्छा, तो यहां से बोलो, वी नोट अपॉन आई नोट क्या बन गया? आर। क्या वी नोट अपॉन आई नोट आर बन गया? इसका मतलब पीक वोल्टेज और पीक करंट का रेशियो क्या सर्किट की रुकावट बता रहा है? अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब पता है ना क्या होता है? जब आप किसी वायर में करंट फ्लो करते हो तो वो वायर क्या करता है? करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है। तो वायर के द्वारा जो करंट फ्लो में रुकावट पैदा की जाती है, दैट रुकावट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यही होता है ना? जब आप किसी तार पे करंट फ्लो करते हो तो तार करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है, तार के द्वारा जो करंट फ्लो में रुकावट पैदा की जा रही है उस रुकावट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसी तरह से जब किसी इंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है, जब किसी इंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है, इंडक्टर भी करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है, और इंडक्टर के द्वारा जो करंट फ्लो में रुकावट पैदा की जाती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? तार के द्वारा करंट फ्लो में रुकावट रेजिस्टेंस, आर से दिखाते हैं। इंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो में रुकावट रिएक्टेंस, उसको अपन एक्स से दिखाते हैं। वैसे ही कैपेसिटर में जब करंट फ्लो करते हैं तो कैपेसिटर भी करंट फ्लो में रुकावट पैदा करता है और उसकी रुकावट को भी रिएक्टेंस बोलते हैं। सुनना, 3 एलिमेंट है, आर एल और सी। आर के द्वारा करंट फ्लो में रुकावट रेजिस्टेंस, एल के द्वारा करंट फ्लो में रुकावट रिएक्टेंस, सी के द्वारा करंट फ्लो में रुकावट रिएक्टेंस। अच्छा, एल की रुकावट को एक्स एल से लिखते हैं और सी की रुकावट को एक्स सी से। एक्स एल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओ आप लोग, इस चैप्टर में काम आएगी। एक्स एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैसे एक्स सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्स सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल को और आर को, ये आर क्या बताता है? रुकावट। आर एक्सएल एक्सी तीनों रुकावट है। आर किसकी रुकावट? रेजिस्टेंस की। एक्सएल एल की रुकावट एक्सएल, और सी की रुकावट एक्सी, और रेजिस्टेंस की रुकावट आर, है ना? एल की रुकावट एल नहीं होती है, एक्स एल होती है। और सुनो, जब भी किसी सर्किट में रुकावट निकालना है ना तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वी और आई का रेशियो कर लो।
वी और आई का रेशियो क्या देता है? रुकावट। अगर प्योर आर सर्किट हो तो वी और आई का रेशियो आर दे देगा। प्योर एल सर्किट हुआ तो वी और आई का रेशियो एक्स एल दे देगा। और प्योर सी हुआ तो वी और आई का रेशियो एक्स सी दे देगा। तो बताइए, अगर मुझे प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर रुकावट निकालनी है तो बोलो किस किस का रेशियो ले लें? क्या वी और आई का रेशियो ले लें? तो देखो, अब मैं लिखने जा रहा हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ध्यान से सुनना बेटा, क्या लिखने जा रहा हूं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है इधर जान लो जरा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल। अभी देखते जाओ, बात खत्म नहीं करी है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अच्छा एक बात बताइए, आपने भी आई नोट को क्या लिखा? वी नॉट अपॉन ओमेगा है। तो बताइए, अगर मैं यहां से वी नॉट अपॉन आई नॉट को अगर लिखूं तो बोलो क्या हो जाएगा? ओमेगा। इसी ओमेगा एल को एक्सएल बोलते हैं। इसी ओमेगा एल को क्या बोलते हैं? याद रखना, जब जब वी और आई का रेशियो करोगे रुकावट मिलेगी। अगर आर के वी और आई का रेशियो करोगे तो रेजिस्टेंस, एल के वी और आई का रेशियो करोगे तो इंडक्टिव। क्या एल की रुकावट मिलेगी ना? तो एल के वी और आई का रेशियो करा तो बोलो क्या मिला? ओमेगा एल। तो इस ओमेगा एल को बोलूंगा मैं एक्सएल, और एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ध्यान से सुनना, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल हुआ ना, बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लेना। बोलो फॉर्मूला क्या? ओमेगा है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर क्या आप इसको 2πf भी लिख सकते हैं? तो बोलो एक्सएल को क्या लिख देंगे? 2πf। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? अच्छा बोलो इस, ये लो रे यार, ये एल भूल गया था तो ये एल भी लगा देते। तो बोलो क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला आ गया ना? इसकी यूनिट बता सकते हैं? बोलो क्या? ओम हो जाएगी ना? इसकी यूनिट ओम हो जाएगी ना? अरे इधर देखो, वी और आई का रेशियो ओम को बताता है। आर भी वी और आई का रेशियो था, ओम। ये भी वी और आई का रेशियो है, तो इसकी यूनिट भी ओम। अरे समझ गए? वैसे एक्स सी भी वी और आई का रेशियो रहेगा, उसकी यूनिट भी ओम। मतलब सबकी यूनिट क्या रहेगी? ओम। हर रुकावट की यूनिट ओम रहेगी। ठीक है, हो गया यहाँ पे? अच्छा एक बात और भी देखिए, ध्यान से सुने आप लोग, बात खत्म नहीं करी अभी मैंने। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सएल होगा वो उसका फॉर्मूला क्या लिखा? 2πfl। तो बोलो ये एक्सएल प्रोपोर्शनल टू किसके है? एफ के। तो क्या आप एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना सकते हैं? बोलो कौन कौन एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बना देगा? बोलो कैसा ग्राफ बनेगा? लाइनें सारी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में देखो ऐसा वाला ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब एक बात बताना, आप ध्यान से सुन लेना, ये रिलेशन क्या बोल रहा है पहले इधर देख लो आप। अच्छा, कम फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल का, एक्सएल का मतलब दिमाग में रखो रुकावट। किसकी रुकावट? इंडक्टर की रुकावट। अरे इंडक्टर की रुकावट ना? यस, कम फ्रीक्वेंसी का एसी लगाया, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाया, रुकावट कम। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए रुकावट ज्यादा, और जीरो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए कोई रुकावट नहीं। जीरो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल नो रुकावट, कम फ्रीक्वेंसी कम रुकावट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रुकावट, जीरो फ्रीक्वेंसी नो रुकावट। पता है डीसी का फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होता है नालायकों। डीसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? अच्छा, डीसी सोर्स का अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, डीसी सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इसका मतलब इंडक्टर डीसी सिग्नल्स में कोई रुकावट नहीं करता है, इजीली फ्लो करने देता है। और बिल्कुल ऐसा अपन पढ़े भी हैं। याद करो, जब तक करंट चेंज होती रहती है इंडक्टर उसको अपोज करता है। जैसे ही करंट कांस्टेंट होती है इंडक्टर अपोज करता है कि चुपचाप बैठ जाता है, फिर वो अपोज नहीं करता। तो डीसी करंट एक कांस्टेंट करंट होती है, इंडक्टर उसको अपोज करता है कि नहीं करता? इंडक्टर डीसी करंट को अपोज ही नहीं करता। डीसी सिग्नल्स के लिए इंडक्टर की रुकावट जीरो रहती है। डीसी सिग्नल्स के लिए इंडक्टर की रुकावट क्या रहती है? बताओ, कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कम, किसके लिए बात कर रहा हूं? इंडक्टर के लिए। इंडक्टर का बिहेवियर समझा रहा हूं मैं आपको एसी में। एसी में इंडक्टर का बिहेवियर समझा रहा हूं। कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कम रुकावट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा रुकावट, जीरो फ्रीक्वेंसी नो रुकावट। बोलो क्लियर है? तो कौन से सिग्नल्स को इजी पास होने देगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इजीली पास होने देगा, यस और नो? दैट्स व्हाई इंडक्टर इज कॉल्ड एज लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं? लो पास फिल्टर क्यों बोल रहे? रीजन समझ में आया? लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को इजीली अलाउ कर देगा पास होना, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास होने देगा कि ब्लॉक करेगा?
रोक देगा, मतलब मुश्किल से पास होने देगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा जैसे एक बात बताओ, मैंने एक सोर्स है 50 हर्ट्ज का सोर्स लगाया, सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लो 50 है, 50 ओम है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाया, इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लो 50 ओम है। फ्रीक्वेंसी आधी कर दी, इंडक्टिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी 3 गुना इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टिव की रुकावट सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लगाओगे ज्यादा रुकावट ऑफर होगी, कम फ्रीक्वेंसी का लगाओगे कम रुकावट ऑफर होगी, डीसी लगाओगे रुकावट ही नहीं होगी। पता है, जबकि रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। आप 50 ओम का, आप 50 हर्ट्ज का लगाओ, 100 हर्ट्ज का लगाओ कि 200 हर्ट्ज का लगाओ, अगर एक रेजिस्टेंस 5 ओम का है ना, 50 हर्ट्ज का सोर्स है तो भी 5 ओम, 20 हर्ट्ज का सोर्स है तो भी 5 ओम, और 200 हर्ट्ज का सोर्स है तो भी 5 ओम। अभी वो ग्राफ बनाया था मैंने आर और एफ में। आर का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, जबकि एक्सएल का वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा। क्या बात समझ में आई? फटाफट लिख दो बेटा इसको। इतना ही और लिखना भी आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, इधर देख, वो नोट करके लिखाने वाला भी वैसे। देख डीसी के लिए क्या होता है, F0 होता है। F0 का तो एक्सएल 0, एक्सएल 0 मतलब रुकावट 0, मतलब डीसी में कोई रुकावट हो रही है नहीं हो रही? नहीं हो रही, तो डीसी को अपोज ही नहीं करेगा, मतलब डीसी इजीली पास हो जाती है। किससे? इंडक्टर से। और हायर फ्रीक्वेंसी को ये रोकता है, हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रोकता है और डीसी को इजीली अलाउ करता है पास होने। इसलिए इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा चलो एक और बात बोल देता हूं मैं, ध्यान से सुन लेना, ये तो पूरा लिखना ही आपको। अभी अपन ने कैपेसिटिव सर्किट नहीं पढ़ा ना, प्योर कैपेसिटिव नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उसको समझा सकता हूँ बस एक लाइन से। देखो अभी आपने पहला सर्किट पढ़ा प्योर आर, क्या पढ़ा? वी और आई सेम फेज में थे। फिर प्योर एल, वी पाई बाई टू लीड कर रहा था। अब पढ़ेंगे प्योर सी, उसके अंदर बता देता हूं कि वी पाई बाई टू लेग करेगा। वी पाई बाई टू क्या करेगा? जैसे मैंने दो में प्रूव करा वैसे उसमें भी प्रूव करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन कंक्लूजन अभी बोल रहा हूं बस मैं। वी पाई बाई टू लेग करेगा। यस, कितने बच्चे फेजर डायग्राम बना देंगे प्योर सी के लिए? फेजर डायग्राम बोलो, इधर तो क्या बनेगा? इधर बोलो वी बनेगा ना, ये क्या करेगा? पाई बाई टू लेग करेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा उसके अंदर वी और आई का रेशियो क्या बताएगा? आर को एक्सएल को या एक्सी को? क्या बोलो, एक्सी को बताएगा। और वहां पर एक्सी का, जैसे यहाँ पर एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा लाया ना, वहां पर आएगा 1/ओमेगा सी। क्या आएगा? 1/ओमेगा सी। पूरा प्रूव करके भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये हो जाएगा 1/2π/FC। बताओ यहाँ पर जो एक्सी है क्या फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो कौन कौन एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देगा, जल्दी बताओ कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे बनेगा ना। अच्छा फ्रीक्वेंसी कम, एक्सी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक्सी कम, फ्रीक्वेंसी 0, एक्सी इनफाइनाइट। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी के लिए ये ब्लॉक कर देता है। कौन ब्लॉक कर देता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देता है? डीसी को कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक कर देता है। याद करो कैपेसिटर जब हम पढ़ते थे, जब तक कैपेसिटर चार्ज होता रहता है तब तक सर्किट में करंट फ्लो होती है। जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग डन, करंट 0। याद है? क्योंकि कैपेसिटर करंट अलाउ, डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। याद है आपको? अच्छा देखो यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगता है। जैसे रेजिस्टेंस में V बराबर IR लिखते हैं ना, वैसे इधर देखो अगर इंडक्टर में ओम्स लॉ लगाना है, एक बार बोर्ड पे देख ले सब लोग। अगर इंडक्टर में ओम्स लॉ आपको लगाना है तो इंडक्टर में जो ओम्स लॉ होगा ना, बोलो VL बराबर क्या होता है? VL बराबर होता है IXL। VL बराबर क्या होता है? सोचो कैपेसिटर में VC बराबर IXC। बोलो क्लियर? VL बराबर IXL, VR बराबर IR, VL बराबर, खबर है क्या इसमें से? लिखो, इतना और लिखना एक बार और आपको भी तो। हाँ फटाफट लिख दो इसको जल्दी से।
क्या लिख चुके हैं आप लोग इसको? अच्छा, इसके बाद है ना, ये 2 लाइन छोड़ना, 1 लाइन और 2 लाइन, ठीक है? और नोट नंबर सेकंड, इसमें भी 2 लाइन छोड़ देना। ये नोट बाद में लिखाऊंगा मैं आपको, है ना? देखो क्या करना है, ये नोट में पहला यहाँ तक तो जीडीज लिखना ही है बिना दिमाग लगाए, और यहां तक लिखने के बाद में इस नोट के बाद में 2 लाइन छोड़ना है, और सेकंड नोट में भी 2 लाइन छोड़ना है। फॉर डीसी, डीसी में F0 होता है। देखना फिर बाद में मत कहना कि सर ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्योर सी पूरा कराना है, मतलब कराना है। अच्छा चलो, ये वाला पार्ट हटा दूं क्या? इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना? अच्छा, लाइन छोड़ने का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना? मतलब नोट में लिखाऊंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज लिखा पाऊंगा इसको मैं। क्या लिखाना है, बस ये लिखाना है मेरे को कि इंडक्टर इजीली पास डीसी बिकॉज एक्सएल इक्वल टू 0, एंड इट, मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले को ज्यादा अपोज करता है बिकॉज एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना? और फिर इसके नीचे क्या लिखाऊंगा, ये लो पास फिल्टर होता है, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों ने यार, ठीक है, फिर मेरे से मत बोलना ब्रेक हो गया है सर हमारा। आदत हो गया है। कौन आपका पूरा ब्रेक ले लेता है? मैं कब लेता हूँ? ब्रेक में 5 मिनट ले जाता हूँ आपके मैं। खड़ी हो पहले तो, कब लिया बे? जोर जोर से करते नहीं ला रही है। कब लिया ब्रेक में 5 मिनट मैंने? कब लिया ब्रेक में 5 मिनट? यार मैं तो टाइम से छोड़ता हूँ आप लोगों को हमेशा। मैं तो उल्टा आराम से 5 मिनट बाद आता हूँ, और 5 मिनट पहले भी छोड़ देता हूँ। अरे टाइम से छोड़ता हूँ, ये तो ठीक है ना? चलो ठीक है, जब आप लोगों ने परसेप्शन बना ही लिया है कि मैं 5 मिनट लेट छोड़ता हूँ, तो ठीक है, फिर क्या है। तब जब आप लोगों ने मेंटली सेट कर ही लिया है कि ये आदमी 5 मिनट लेट ही छोड़ेगा, तो ठीक है ना, मैं क्यों जल्दी छोड़ू फिर अब। चलिए, तो लिख दिया शायद आप लोगों ने। फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो, लिखो ना फटाफट से इसको। तो मैं क्या करूँ खड़ा खड़ा फिर? लिख दिया? लिख दिया? कहाँ लिखा बताओ? हाँ तो दिखा ना, ऐसे ऐसे करके दिखा दे, ऐसे।
लो भाई अब इधर देखो, बस बहुत है, जितना लिख लिया ठीक है, काफी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बोर्ड पे देख लो आप सब। अरे नोट के लिए भी बाद में लिखेंगे, मतलब अगली क्लास में लिखेंगे नोट की खाली जगह पे, जगह छोड़ देना खाली। बस ठीक है, मैं लिखवा दूंगा मेरे हिसाब से। 2 लाइन फर्स्ट नोट में छोड़ना, 2 लाइन सेकंड नोट में छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे 2 नोट आने वाले हैं जिनके लिए भी जगह खाली छूटेगी। इधर देखो सब लोग, तैयार है सब लोग? चले बोर्ड पे देखे। अब नेक्स्ट हेडिंग है 3rd नंबर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, पहला था प्योर रेजिस्टिव, सेकंड इज प्योर इंडक्टिव, थर्ड वन इज प्योर कैपेसिटिव। स्टार्ट करें प्योर कैपेसिटिव को। चलो देखो, अब की बार क्या कर रखा है मैंने, सर्किट में कैपेसिटर जोड़ रखा है ना, और वही वोल्टेज लगा दिया फिर से आपने वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताइए, पहले जो वोल्टेज था वो आर को मिल रहा था, फिर वो सारा वोल्टेज एल को मिल गया, आज सारा वोल्टेज सी को, तो बोलो वीसी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, ये लो, क्यू बाई सी। देखो कैपेसिटर का वोल्टेज बोलो क्या होता है, क्यू बाई सी। तो कैपेसिटर का वोल्टेज लिखना है तो बोलो क्यू बाई सी लिखोगे ना, तो कैपेसिटर का वोल्टेज हो जाएगा क्यू बाई सी, और क्यू बाई सी बराबर हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यही होगा। चलो क्यू इधर बढ़िया नहीं लग रहा, उधर ले जाओ। तो क्यू बराबर बोलो क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो आप भी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैसा लिख दो, श्योर? मुझे आई चाहिए, क्या करें? ये लो, ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा बोलो क्या करें, क्या आई ला सकते हैं क्या? कितने बच्चे निकाल के दे सकते हैं यहाँ से, जल्दी बताओ क्या करेंगे? डी क्यू बाई डी टी कर लेंगे, और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो सब आपके से चुटकियों का खेल है। एक्सपर्ट हो चुके हो ना आप लोग, तो करो फटाफट से डिफरेंशिएशन करो। बोलो सबसे पहले तो सी वी नॉट, सी वी नॉट जल्दी बोलो। हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है कि कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बहुत बढ़िया, तो आई बराबर हो जाएगा ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यही होगा ना? अच्छा आप ये बताओ, ये ओमेगा सी वी नॉट को क्या लिखूं मैं? ओमेगा सी वी नॉट को क्या लिखो? पीक करंट। साइन या कॉस के आगे जो लिखा रहता है वो पीक वैल्यू लिखी रहती है ना, नालायको। करंट की क्वेश्चन है तो करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा ना। तो वी ओमेगा सी वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट, और आई नॉट इज इक्वल्स टू पीक करंट। बोलो यही होगा ना? तो देखो इक्वेशन क्या बन गया आपके पास, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो यही हो गया। अब इधर देखो आप लोग, वही ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या होता है क्या? यूज कर लू तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा? ठीक है, तो मान लोगे तो मानते रहो, और क्या है। आई नॉट साइन बोलो ओमेगा प्लस पाई बाई 2, एक ही बात है। ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात? बोलो किसकी इक्वेशन आ गई? बोलो करंट की इक्वेशन आ गई ना? यस, ये करंट की इक्वेशन आ गई। देखो ये इक्वेशन इंपोर्टेंट है, एक तो ये जिस पर बॉक्स बना रहा हूँ काम की चीज है भैया, है ना। अब देखो फेज डिफरेंस निकाल दोगे, v का फेज माइनस आई का फेज। बोलो v का फेज क्या है, ओमेगा टी, आई का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये क्या माइनस पाई बाई 2 आएगा? v इज लीडिंग और लेगिंग? बोलो क्या v लेग कर रहा है क्या? ये देखो v लेगिंग, क्लियर है? अच्छा फेजर डायग्राम कौन कौन बना देगा, जल्दी बोलो इसका। सबसे पहले किसको बनाएंगे, आई को। तो ये आई का पीक वैल्यू आई नॉट। अब बताइए v को आगे या पीछे? अरे मतलब एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? ये लो, क्या बोलो v को इधर बता देंगे, और कितना पीछे? पावर फैक्टर क्या, cos पाई बाई 2? cos पाई बाई 2 इज 0। अब सुनना, v और i का रेशियो का रुकावट होता है। इधर देखो यहाँ पर v और i का रेशियो रुकावट होगा ना। अच्छा बताइए, आपने यहाँ पर इस आई नोट को क्या लिखा है? बोलो भाई, आई नोट को क्या लिखा है आपने? इस आई नोट को क्या लिखा है आपने? आई नोट को लिखा है आपने ओमेगा सी वी नोट। अरे यही लिखा है,
तो बताइए वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्स सी, और एक्स सी का नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंबल इसका एक्स। क्या यही होगा? तो सुनो, कैपेसिटी की रुकावट का फॉर्मूला क्या हो गया? लिख रहे हैं ना लाइक हम? कैपेसिटी की रुकावट का फॉर्मूला बोलो क्या हो गया? 1 अपॉन में एक्स। तो एक्स सी का मतलब हो गया 1 अपॉन ओमेगा सी, और आप इसको लिख सकते हो 2 पाई एफ इंटू सी। बोलो किसकी रुकावट है ये? इंडक्टिव की रुकावट ओमेगा एल, कैपेसिटिव की रुकावट 1 अपॉन ओमेगा सी। यूनिट इसकी क्या होगी? ओम। पक्का? अब देखो एक्सी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो बोलो एक्स सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। कौन कौन ग्राफ बना देगा एक्स सी और एफ में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक्स सी और एफ में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ। अच्छा, इसमें ओम्स लॉ लिखवा दोगे? बोलो वी सी बराबर आई एक्स सी। क्या ये बनेगा ना? तो वी सी बराबर आई एक्स सी। अच्छा बताओ डीसी के लिए एफ बराबर कितना? डीसी के लिए एफ बराबर 0। तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। तो बोलो एफ 0 तो एक्स सी कितना? अच्छा, और एक्स इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट रुकावट है। इट मींस कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। अलाउ या ब्लॉक? ब्लॉक। किसको ब्लॉक मार देगा? डीसी को ब्लॉक मार देगा। कौन? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर डीसी को पास ही नहीं करने देता। अच्छा, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए पोजीशन कम। बोलो क्लियर है? तो ये हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इजीली अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक मार देता है। तो बताओ हाई पास फिल्टर की लो पास फिल्टर? हाई पास या लो पास? हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करने दे रहा है कि लोअर फ्रीक्वेंसीज को? लोअर को कहां करने दे रहा है? लोअर को ब्लॉक मार रहा है। कौन लोअर बोल रहा है? फिर लोअर को तो ब्लॉक मार रहा है ना, तो पास कहां होने दे रहा है? हायर को पास करने दे रहा है। जितना ज्यादा एफ उतना कम एक्सी। बोलो क्लियर है बात? तो दिस इज हाई पास फिल्टर। बस ये दो जगह खाली छोड़ दो, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन, है ना? टाटा बाय बाय। तीन मिनट ज्यादा लिए वैसे मैंने।